हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ कोरिलेशन का फोर्थ मॉड्यूल डिस्कस कर रही हूँ। इसके अंदर मैंने आपके लिए 3 टॉपिक्स आइडेंटिफाई किए हैं। सबसे पहला है प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, उसके बाद है प्रोबेबल एरर और फिर है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ये तीनों टॉपिक्स हमारे कोरिलेशन एनालिसिस में रह गए थे, तो आज हम इन्हीं को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैन नॉट एक्सीड यूनिटी न्यूमेरिकली। तो सिंबॉलिकली हम कह सकते हैं -1 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू +1, अर्थात यदि r -1 होगा तो कोरिलेशन इज परफेक्ट नेगेटिव। अगर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन +1 होगा तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज परफेक्ट पॉजिटिव। और बाकी इसके बीच में जो डिग्रीज हैं उनकी ऑलरेडी डिस्कशन हम पहले सीरीज में कर चुके हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि डिग्री हाई हो सकती है, वेरी हाई हो सकती है, मॉडरेट, लो, वेरी लो, एंड देयर कैन बी इवन एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज ऑलवेज सिमेट्रिक। इसको एक सिंपल सी बात से समझने की कोशिश कीजिए। मेरे पास सिंपल कोरिलेशन में 2 सीरीज हैं, सीरीज x एंड सीरीज y। तो जो सीरीज x है, मान लीजिए वो है एज ऑफ हस्बैंड, और y सीरीज है एज ऑफ वाइफ, और मैंने कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाला और उसके बाद मैंने इन वेरिएबल्स को पलट दिया, यानी वाइफ की एज को मैंने x ले लिया और हस्बैंड की एज को y ले लिया। तो दोनों केसेस में मेरा आंसर सेम आएगा। इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज ऑलवेज सिमेट्रिक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी चर्चा हम रिग्रेशन एनालिसिस में भी करेंगे। ये प्रॉपर्टी कहती है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। और सिंबॉलिकली अगर हम कहें तो r इज इक्वल टू अंडर रूट रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x मल्टीप्लाइड बाय रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y। और एक बात यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कोवेरियंस, regression coefficient y on x and regression coefficient x on y all must have the same sign. ये इसका प्रूफ है। byx is the regression coefficient of y on x. इसका फॉर्मूला होता है r standard deviation y divided by standard deviation x, and bxy is the regression coefficient of x on y, and bxy is equal to r standard deviation x divided by standard deviation y. हमने राइट हैंड साइड में इन दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो हमारे पास अंडर रूट में आ गया r स्क्वायर, और अंडर रूट से बाहर निकल के ये हुआ प्लस माइनस r। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का निशान इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स के साइन क्या थे। लास्ट नोट को बहुत ध्यान से पढ़िए, कोवेरियंस xy, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, रिग्रेशन कोएफिशिएंट y on x and regression coefficient x on y all must have the same sign। या सारे पॉजिटिव होंगे या फिर सारे नेगेटिव होंगे। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि byx प्लस 0.2 है और bxy माइनस 0.3 है, तो आप कहेंगे there is a fallacy in the statement। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स और r का निशान हमेशा सेम होगा। नेक्स्ट है The coefficient of correlation is independent of the units of measurement। इसका मतलब है कि ये प्योर नंबर है। कई बार हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में रट्टा लगा लेते हैं किसी भी सेंटेंस का, क्योंकि हमें एग्जाम के अंदर क्रैक करने होते हैं क्वेश्चंस। लेकिन मैंने आपको रिपीटेडली ये बात समझाई है कि जब भी हम थ्योरी को पढ़ें तो उसको इन डेप्थ बेस के साथ पढ़ें। तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो प्योर नंबर होता है, वो स्वतंत्र होता है फ्रॉम द इंडिपेंडेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। इसका मतलब होता है कि मान लीजिए मैंने आपको 2 सीरीज दी। पहली सीरीज मैंने दी आपको 10 लोगों के वजन की जो किलोग्राम में है, और दूसरी सीरीज मैंने आपको दी जो इन 10 लोगों की हाइट है जो इंचेस में है। तो पहली सीरीज का यूनिट किलोग्राम है, दूसरी सीरीज का यूनिट फीट है या फिर इंचेस है। अगर इन दोनों के अंदर मैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालूंगी तो वो प्योर नंबर आएगा, उसके साथ कोई यूनिट अटैच्ड नहीं होगा। अगली प्रॉपर्टी देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ
ओरिजिन। ये मैंने आपको पहली सीरीज में भी इसका अर्थ बताया था। एक बार मैं आपको दोबारा इसका मतलब बता रही हूँ कि चेंज ऑफ ओरिजिन से मतलब होता है when we add or subtract from each and value of the series some scalar constant quantity। ये मेरे पास x सीरीज है और मैंने सारी वैल्यूज में से 10 को माइनस कर दिया, या फिर मैंने हर वैल्यू में 15 को ऐड कर दिया। इसको बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट स्वतंत्र होता है चेंज ऑफ ओरिजिन से। नेक्स्ट है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ स्केल का मतलब होता है जब हम इस सीरीज के हर आइटम को किसी स्केलर कांस्टेंट से डिवाइड कर दें या फिर मल्टीप्लाई कर दें। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ स्केल। मान लीजिए मेरे पास ये सीरीज है, मैंने हर वैल्यू को 10 से डिवाइड कर दिया या फिर मैंने हर वैल्यू को 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे कोरिलेशन कोएफिशिएंट के आंसर पर कोई चेंज नहीं आएगा। अगर एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए 30 बच्चे कोरिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हों और हर बच्चे ने ओरिजिन पॉइंट डिफरेंट लिया हो और स्केल भी डिफरेंट लिया हो, लेकिन एंड में उन सब का आंसर सेम होगा, ये इसका मतलब है। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि मान लीजिए दो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हैं। अगर दो वेरिएबल्स आपस में इंडिपेंडेंट हैं तो उनका कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0 होगा। लेकिन अगर किन्हीं दो वेरिएबल्स का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0 है तो ये जरूरी नहीं कि वो आपस में इंडिपेंडेंट है। ये चीज अगर आप पैराबोलिक ट्रेंड के अंदर देखें, मान लीजिए रिलेशनशिप हो कि y = x², तो वहां पे कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0 आएगा। अब कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0 है लेकिन x और y में रिलेशन है, दैट y = x²। इससे ये तात्पर्य निकलता है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है that holds very good assumption for linear relationship, whereas for non-linear relationships that does not hold good। तो पहले कॉन्सेप्ट के बाद हम बढ़ते हैं प्रोबेबल एरर पे। प्रोबेबल एरर को हम मैथमेटिकली PE के नाम से जानते हैं और प्रोबेबल एरर कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की रिलायबिलिटी को चेक करने का एक मेथड है और इसको निकालने का फॉर्मूला होता है 0.6745 1 - r² डिवाइडेड बाय √n। दोबारा से देखिए, प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला होता है 0.6745 1 - r² डिवाइडेड बाय √n। इस फॉर्मूले के अंदर r का मतलब है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और यहाँ पे n का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर इस फॉर्मूले में मैं 0.6745 को छोड़ दूं, ओमिट कर दूं, तो ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड एरर का बन जाता है, यानी स्टैंडर्ड एरर = 1 - r² डिवाइडेड बाय √n। किसी भी न्यूमेरिकल में आपने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाला और आपसे कहा जाए कि इसकी रिलायबिलिटी को प्रोबेबल एरर के थ्रू आप चेक कीजिए, तो इसको चेक करने की ये दो चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। यदि मॉड्यूलस ऑफ r का मतलब अगर आपका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मान लीजिए नेगेटिव आया है -0.76, तो मॉड्यूलस में वो 0.76 हो जाएगा। अगर आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट मॉड्यूलस प्रोबेबल एरर से छोटा होता है तो इसका मतलब होता है दैट r इज नॉट एट ऑल सिग्निफिकेंट। और यदि आपका मॉड्यूलस r ग्रेटर होता है फ्रॉम 6 टाइम्स द प्रोबेबल एरर, इसका मतलब r इज सिग्निफिकेंट। यहाँ पे मैं आपको सिग्निफिकेंट शब्द का भी मतलब बताना चाहती हूँ। जब हम कहते हैं कि r इज सिग्निफिकेंट तो इसका मतलब होता है there is a strong evidence of presence of correlation between the variables x and y। तो सिग्निफिकेंट का मतलब कोरिलेशन के प्रेजेंट होने का एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, और जब हम कहते हैं r इज नॉट एट ऑल सिग्निफिकेंट तो इसका मतलब कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि हम इसमें अपर और लोअर लिमिट निकालते हैं। हमारे पास मान लीजिए कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है 0.6 और हमारे पास प्रोबेबल एरर है 0.03, तो इसकी अपर लिमिट होगी 0.6 + 0.03 और इसकी लोअर लिमिट होगी 0.6 - 0.03। इस लोअर और अपर लिमिट का मतलब होता है ये ऐसी लिमिट है
जिसके अंदर हम मान कर चलते हैं कि पॉपुलेशन का कोरिलेशन कोएफिशिएंट में लाई। अगले आगे बढ़ते हैं। कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में या फिर एमसीक्यू में ये पूछा जाता है कि प्रोबेबल एरर और स्टैंडर्ड एरर में किस प्रकार का रिलेशनशिप है। तो प्रोबेबल एरर और स्टैंडर्ड एरर में रिलेशन है कि प्रोबेबल एरर इज इक्वल टू 0.6745 ऑफ स्टैंडर्ड एरर, बिकॉज formula of probable error is 0.6745 1 minus r square divided by under root n. Standard error is 1 minus r square divided by under root n. अगर हम इन दोनों का रिलेशनशिप देखें तो probable error is equal to 0.6745 of standard error. ये कुछ कंडीशंस हैं, कुछ शर्तें हैं फॉर द यूज ऑफ प्रोबेबल एरर। ये 3 कंडीशंस हैं जिसमें सबसे पहली है कि कर्व बेल शेप्ड होना चाहिए, नॉर्मेलिटी की कंडीशन मीट होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि जो आपने सैंपल ड्रॉ किया है दैट मस्ट बी सिलेक्टेड इन अनबायस्ड मैनर, और तीसरा है दैट इंडिविजुअल आइटम्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट। सो दीज आर द 3 most important underlying conditions for the use of probable error. अब देखते हैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में। पढ़िए ध्यान से इस प्रश्न को। इसमें मैंने आपको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी दे रखा है, मैंने आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी दे रखी हैं, और मैंने आपसे कहा है कि सबसे पहले आप प्रोबेबल एरर निकालिए और उसके बाद मुझे लिमिट्स बताइए। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मुझे प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला पता होना चाहिए और मुझे लिमिट्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला लिखा 0.6745 1 minus r square divided by under root n, और इसमें जो गिवन वैल्यू थी r की 0.6 वो मैंने पुट की। 0.6 का स्क्वायर हो गया 0.36 डिवाइडेड बाय रूट n अंडर रूट 64, और ये प्रोबेबल एरर मेरे पास आ गई 0.054। अब मुझे लिमिट्स निकालने को बोला गया है, तो मुझे लोअर लिमिट भी पता है कि r माइनस प्रोबेबल एरर, और मुझे अपर लिमिट भी पता है r प्लस प्रोबेबल एरर। सो 0.6 माइनस 0.054 एंड द अपर लिमिट इज 0.6 प्लस 0.054, तो ये 0.546 से लेकर 0.654 के बीच में कहीं पर पॉपुलेशन का कोरिलेशन कोएफिशिएंट लाई करना चाहिए। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसमें आपको मैंने कमेंट करने के लिए बोला है ताकि मैं वो दोनों आइडेंटिटीज आपको समझा सकूं। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन गिवन है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन है। मैंने प्रोबेबल एरर के फॉर्मूले में पुट किया और मेरे पास प्रोबेबल एरर आ गई 0.043। अब मैंने कंपेयर करना है, मैंने प्रोबेबल एरर को 6 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 0.258। दोबारा से देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है 0.6, क्योंकि ऑलरेडी प्लस है तो मॉड्यूलस नहीं भी लगाऊंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास 6 टाइम्स प्रोबेबल एरर आ रही है 0.258। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 6 गुना प्रोबेबल एरर से बड़ी है, ग्रेटर है। इसका मतलब इस न्यूमेरिकल के अंदर r is significant, there is strong evidence of the presence of correlation। तो ये न्यूमेरिकल इस बात की तरफ इशारा कर रहा है that if modulus of r is greater than 6 times probable error, this means r is significant। एक और न्यूमेरिकल लिया है, इस पे मैंने आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से r को माइनस लिया है, तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है -0.94, और इसमें मैंने प्रोबेबल एरर आपको दे रखी है। अब मैंने प्रोबेबल एरर को 6 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 0.18। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का मॉड्यूलस हो गया 0.94, और ये मैंने 6 टाइम्स प्रोबेबल एरर निकाली है 0.18। तो बताइए 0.94 क्या 0.18 से बड़ा है? यस ऑफ कोर्स बड़ा है। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन 6 टाइम्स प्रोबेबल एरर, इसका मतलब इट इज हाईली सिग्निफिकेंट। देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एविडेंस ऑफ कोरिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स। अभी आज का हमारा लास्ट टॉपिक है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कोरिलेशन एनालिसिस की कई डायमेंशंस को अनफोल्ड करता है, जिसमें सबसे पहली चीज आपको ये समझनी है कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बराबर होता है r स्क्वायर के।
मान लीजिए मैंने आपसे कहा r इज इक्वल टू 0.5, तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हुआ 0.5 स्क्वायर यानी 0.25. So the first point, it is equal to square of coefficient of correlation. Symbolically इसको r square के बराबर लिखते हैं, और जब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो coefficient of determination होता है explained variance divided by total variance, और इसका जो काउंटर पार्ट होता है that is coefficient of non determination which is unexplained variance divided by total variance. तो total variance किसके बराबर हुआ? explained variance plus unexplained variance. So the formula for the coefficient of determination is explained variance divided by total variance. इस स्लाइड में एक और बात मैंने आपके लिए लिखी है, क्योंकि ये coefficient of correlation का स्क्वायर होता है तो coefficient of determination will always be positive. It cannot be negative because अगर r की वैल्यू नेगेटिव भी होगी तो स्क्वायर में वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव. अब इसके मीनिंग को, इसकी इंटरप्रिटेशन को समझने की कोशिश करते हैं. मान लीजिए r है +0.8, तो r स्क्वायर क्या हो गया? +0.64. कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इन दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल इज 0.64. इसका मतलब क्या? इसका मतलब हुआ 64% वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्सप्लेन्ड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी 64% वेरिएशन एक्सप्लेन्ड है. इसका मतलब अनएक्सप्लेन्ड कितनी है? 100 माइनस 0.64, दैट इज 0.36 या 36%. ये मैंने छोटा सा एक चार्ट बनाया है. अगर r 0.9 है तो r स्क्वायर 0.81 है, अगर r 0.7 है तो r स्क्वायर 0.49 है, अगर r 0.3 है तो r स्क्वायर 0.09 है. ये चार्ट केवल यही बात बता रहा है कि जब r डिक्रीज करेगा तो r स्क्वायर ज्यादा तेजी से डिक्रीज करेगा. यहाँ पे r में गिरावट देखिए 0.2 से है, लेकिन r स्क्वायर में गिरावट, r स्क्वायर ज्यादा रैपिडली डिक्रीज कर रहा है. तो इस स्लाइड में आपको दो ही बातें समझ आनी चाहिए. पहला कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की इंटरप्रिटेशन क्या है, और दूसरा जब r डिक्रीज होता है तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ज्यादा तेजी से डिक्रीज होता है. आइए इसके ड्रॉबैक्स देखते हैं. मुझे एक स्टूडेंट ने कहा कि मैम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज 0, सो व्हाट अबाउट द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन? मैंने कहा कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, सो इफ r इज 0, r स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब इसकी इंटरप्रिटेशन हुई that 0% of the variation in the dependent variable is explained by independent. This means nothing is explained. अब next query बच्चे ने कही कि मैम if r is equal to +1, now r square is equal to 1. This means 100% of the variation is explained. अब फिर अगर स्टूडेंट कहता है कि मैम if r is -1, again r square is equal to 1. That is 100% of the variation in the dependent variable is explaining with respect to independent variable. कुछ भी explain ना होना 0% और सब कुछ explain हो जाना, ये बहुत rare circumstances हैं, यानी ऐसा possible actual events में नहीं है. और जब हम इसको r को चाहे +1 लें या -1 लें तो r स्क्वायर तो पॉजिटिव है. ये भी इसका ड्रॉबैक है कि r के नेगेटिव होने से भी r स्क्वायर पॉजिटिव है और r के पॉजिटिव होने से तो पॉजिटिव ही है. इसका मतलब ये इसके कुछ सर्टेन ड्रॉबैक्स भी हैं. लेकिन किसी भी कॉन्सेप्ट के ड्रॉबैक्स का ये मतलब नहीं होता कि उस कॉन्सेप्ट की यूटिलिटी नहीं है. उसकी यूटिलिटी अपने पास एज इट इज है. आइए एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं. कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज +0.7. सो व्हाट अबाउट कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन? +0.49. इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? इसका इंटरप्रिटेशन है that since coefficient of determination is 0.49, this means 49% of the variation in the dependent variable is explained by independent variable. Now this is the next question. ये दो सीरीज हैं, मैंने दोनों का कोरिलेशन निकाला. पहली सीरीज का आया 0.4, दूसरी सीरीज का आया 0.8. तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कमेंट कीजिए, क्या मैं ये मानकर चलूँ कि दूसरी सीरीज का कोरिलेशन पहली वाली से जस्ट ट्वाइस है? दोबारा समझिए, मैंने दो सीरीज के कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाले,
पहली सीरीज का आया 0.4, दूसरी का आया 0.8। मैंने आपसे कहा कि क्या मैं ऐसे निष्कर्ष, ऐसे कंक्लूजन पे जंप कर सकती हूँ कि दूसरी सीरीज का कोरिलेशन कोएफिशिएंट पहली सीरीज के ट्वाइस है। इसका जवाब ये है कि ऐसे आंसर्स को खोजने के लिए हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट नहीं बल्कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन का सहारा लेना चाहिए। पहली सीरीज का कोरिलेशन कोएफिशिएंट है 0.8, तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन हुआ 0.64। दूसरी सीरीज का कोरिलेशन कोएफिशिएंट है 0.4, इसका कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन हुआ 0.4 का स्क्वायर, दैट इज 0.16। पहले केस में 64% वेरिएशन एक्सप्लेन्ड है और दूसरे केस में 16% वेरिएशन एक्सप्लेन्ड है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते दैट इंडिकेट्स ट्वाइस टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू सीरीज, अर्थात इट डज नॉट इंडिकेट अ रिलेशनशिप ट्वाइस एज क्लोज टू the next series which is having the correlation coefficient 0.4। तो अगर आपसे मैं एक सेंटेंस में लिखूं कि पहली सीरीज का कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.3 है, दूसरी का 0.6 है, क्या मैं मान के चलूं कि दूसरी सीरीज का पहली सीरीज से जस्ट ट्वाइस क्लोज रिलेशनशिप है? आप कहेंगे कि ऐसे जवाब के लिए हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट नहीं बल्कि हमें कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन का सहारा लेना होगा। That's all about the 3 topics। आज मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, उसके बाद मैंने आपको प्रोबेबल एरर का कॉन्सेप्ट और फिर मैंने आपको कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन को छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के साथ सप्लीमेंट करते हुए अपनी तरफ से आपको नॉलेज देने की कोशिश की है। आई होप आपको इन सीरीज से फ़ायदा हो रहा होगा। जब आप देखते हैं वीडियोस को तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट लिख सकते हैं। अभी एक स्टूडेंट ने मुझे मेल करी है 2-3 दिन पहले, जिसमें उसने बताया है कि फॉर्मूलेस को क्रैम करने की किस तरह से फॉर्मूले का रट्टा लगना चाहिए, वो भी आप हमें बताइए। वो ऑलरेडी मेरे दिमाग में है। तो जो टॉपिक्स मैं कवर कर चुकी हूँ, जैसे प्रोबेबिलिटी मैंने कवर कर दी, इंडेक्स नंबर कवर कर दिया, कोरिलेशन एनालिसिस, तो मैं एक छोटी छोटी वीडियोस हमें फॉर्मूला कैसे याद करना है इसकी भी मैं आपको ज़रूर बना के दूंगी। इन्हीं शब्दों के साथ अब मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।